आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। आज 22 मई 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में कहां कहां क्या कुछ खास हुआ, बड़ा हुआ, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। रूस से लेकर मिडिल ईस्ट, ईरान से लेकर बहुत सी ऐसी जगहों तक जितनी भी खबरें घटी हैं बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का सफर, जिसमें आज आप देखेंगे रूस की चढ़ाई, यूक्रेन बॉर्डर पर न्यूक्लियर ड्रिल से टेंशन बढ़ाई, फट रहा इजराइल की इज्जत का शामियाना, बुलंद हो रही आजाद फिलिस्तीन की सदा। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को दिया स्टेट का दर्जा। फिलिस्तीन की आजादी से घबराया इजराइल, कट्टरपंथी मंत्री बेन ग्विर 7 महीने बाद पहुंचा अल-अक्सा, ठोक दिया अल-अक्सा मस्जिद पर अपना दावा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल हुए 50 से ज्यादा मुल्क के प्रीमियर और एम्बेसडर। रईसी की जिंदगी के आखिरी 30 सेकंड के राज भी आपको दिखाएंगे जो आए हैं सामने। क्रैश के बाद रिसीव किया गया था क्रैश साइट से फोन, एक बादल के हथियार होने का शक, क्या कुछ है इस राज में दफन, सबसे आखिर में दिखाएंगे आपको लीडिंग स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। रशियन आर्मी के इक्विपमेंट का मैसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ट्रेन के जरिए दर्जनों टैंकों और सैन्य वाहनों को यानी मिलिट्री व्हीकल्स को खार्किव की तरफ ले जाते हुए देखा गया है। ये वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रेन पर भारी भरकम मिलिट्री साजो सामान लदा हुआ है रूस का। यूक्रेन का जो नॉर्थ का इलाका है, पिछले 1 महीने से उसकी घेराबंदी की गई है। माना यह जा रहा है यूक्रेन के साथ चल रही जंग को रूस बहुत जल्द ही अंजाम की तरफ ले जाने के लिए कोई बहुत बड़ा हमला करेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की मदद से लगातार यूक्रेन भी रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे अब रूस टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर भी रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। यूक्रेन जंग के बीच रूसी फौज ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों के साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिए हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर टेस्ट, रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने कल 21 मई को यह बताया था कि ये टेस्ट यूक्रेन के साउथ के मिलिट्री इलाकों में हो रहे हैं। ये इलाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें ठीक किस जगह टेस्ट किए जा रहे हैं ये रूस ने नहीं बताया। बताएगा भी नहीं, कोई नहीं बताएगा। अल जजीरा और दुनिया के दूसरे कई बड़े अखबारात के मुताबिक रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस टेस्टिंग में बेलारूस के भी शामिल होने की उम्मीद है। बेलारूस रूस के साथ ही उसके साथ इस जंग में है। पिछले साल रूस ने ऐलान किया था कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा। टैक्टिकल होते हैं, मतलब तय होता है तबाही का एरिया कितना होगा इस न्यूक्लियर वेपन में। रूस इस टेस्ट से वेस्टर्न मुल्कों को धमकियों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को परमाणु जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी ड्रिल करने का हुक्म दिया था कि भाई अपनी जो है तैयारियां पूरी रखो, किसी भी वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें उन्होंने नेवी और यूक्रेनी बॉर्डर के पास तैनात अपनी फौज को शामिल होने को कहा था। रूस ये टेस्ट ऐसे वक्त में कर रहा है जब कुछ दिन पहले ही नाटो और वेस्टर्न मुल्कों की जो फौज हैं उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए अपनी कुछ टुकड़ियां भेजने की बात कही थी। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों को आप सब जानते हैं, पिछले महीने उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो वो अपनी फौज को वहां भेज सकते हैं। ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड कैमरन, जो पहले कभी वजीर आजम भी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अगर चाहे तो वो रूस पर अटैक करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। सब चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी जंग लड़े और यूक्रेन कह रहा है जी फजीता ख़त्म करवाओ। अमेरिका ने यूक्रेन को अप्रैल में ATACMS की 12 मिसाइलें दी थी। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी अगर जंग में इसका इस्तेमाल होता है तो ये रूस में 300 किलोमीटर अंदर तक अटैक कर सकती हैं। इसके बाद पिछले हफ्ते ही अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन का दौरा किया था। ब्लिंकन ने कहा था कि आज दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा एक आज़ाद दुनिया के लिए लड़ रहा है। ये एंटनी ब्लिंकन बात कर रहे हैं जो बार बार इजराइल जाते हैं। वो एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी ऑक्यूपेशन फोर्स है, ऑक्यूपेशन हुकूमत है जो लगातार फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्जा कर रही है, दूसरे की ज़मीनें हड़प रही है। वो बना भी वजूद में भी ऐसी मुल्क आया था और वो कह रहे हैं कि दुनिया एक आज़ाद दुनिया के लिए लड़ रही है। आप राजनीति से ज़्यादा दोगलापन कहीं नहीं देख सकते। अगर सबसे बड़े दोगले देखने हैं तो आप अमेरिका से लेकर इजराइल, भारत से लेकर पाकिस्तान,
बांग्लादेश से लेकर भूटान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हर जगह देखेंगे, लेकिन सिर्फ सियासत में, जिनका शिकार उनके मुल्कों की आम आवाम होती है। फिलहाल अब बात उस शामियाने की जो फट रहा है इजराइल की इज्जत का शामियाना, और बुलंद हो रही है आज़ाद फ़लस्तीन की सदा। यही तो हमने शुरुआत में आपसे था कहा। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़लस्तीन को स्टेट का दर्जा दे दिया और बिलबिला गए हैं फ़लस्तीन पर कब्जा करने वाले इजराइल हुकूमत के मिनिस्टर। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने इजराइल को बड़ा झटका दिया। तीनों मुल्क ने फ़लस्तीन को एक स्टेट की शक्ल में रिकॉग्नाइज करने के अपने फैसले का ऐलान किया है, जिससे इजराइल नाराज़ हो गया है फूफा जी की तरह, और उसने आयरलैंड और नॉर्वे से बाकायदा अपने एम्बेसडर्स को फौरन वापस बुला लिया है, फौरन। कुल मिलाकर इजराइल के हुक्मरानों की सुर्ख हुई पड़ी है। आज 22 मई को इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी आप जान लें, इजराइल कार्ड्स ही है, इसका नाम में ही इजराइल है, इजराइल कार्ड्स। उसने कहा है कि मैं आयरलैंड और नॉर्वे को एक सख्त और साफ पैगाम भेज रहा हूं। इजराइल अपनी सॉवरेनिटी को कमजोर करने और इसकी सिक्योरिटी को खतरे में डालने वालों के सामने चुप नहीं रहेगा। कार्ड्स ने स्पेन को भी वार्निंग दी और कहा कि उसके खिलाफ भी ऐसे ही कदम उठाया जाएगा। अभी क्यों नहीं उठाया? वो इसलिए क्योंकि स्पेन ने अभी तक जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया है फ़लस्तीन को, लेकिन डेट मुकर्रर कर दी है। स्पेन के वजीर आज़म है पेड्रो सांचेज, इन्होंने ये कहा है, आज ही ऐलान किया है कि भैया हम 28 मई को तारीख तय करते हैं, हम फ़लस्तीन को एक स्टेट की शक्ल में इस दिन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर कार्ड्स ने कहा कि उनकी ये बेवकूफ़ी हमें रोक नहीं सकती, हम अपने टारगेट को हासिल करने के लिए तैयार हैं। हमारे सिटीजन्स के लिए सिक्योरिटी बहाल करना, हमास को ख़त्म करना, हॉस्टेजेस को घर वापस लाना, ये हमारे 3 टारगेट हैं जो हमें अचीव करने हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने अपनी पार्लियामेंट को खिताब करते हुए कहा कि स्पेनिश लोगों की मेजॉरिटी को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, अगले मंगल यानी 28 मई को स्पेन की कैबिनेट फ़लस्तीन को एक मुल्क की शक्ल में मंजूरी देगी। अमन और इंसाफ के लिए अब कथनी से करनी की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है, ये सांचेज ने कहा। वहीं आयरलैंड के वजीर आज़म साइमन हैरिस ने भी आज ये कहा कि इजराइल फ़लस्तीन और उनके लोगों के बीच अमन और सिक्योरिटी के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो एक थ्योरी है उस पर यकीन रखता है आयरलैंड, और हम चाहते हैं इसे अमल में लाया जाए। आज आयरलैंड फ़लस्तीन को एक स्टेट की शक्ल में कबूल करता है। हमारा मानना है कि ये रिकॉग्निशन मिडिल ईस्ट में अमन और सुलह में मदद देगी। नॉर्वे के वजीर आज़म क्या बोले, जोनास गेहर स्टोर, उन्हें आप सुन लीजिए। उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क नॉर्वे इस उम्मीद में एक आज़ाद फ़लस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्निशन देगा कि इससे इजराइल के साथ पीस लाने में, अमन लाने में मदद मिलेगी। सबकी जो ख्वाहिश है वो दोनों मुल्कों के साथ और पूरे खित्ते में, पूरे मिडिल ईस्ट में अमन लाने की, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये मामला अभी नहीं सुलझा तो एक रीजनल वॉर खड़ी है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इसके रिएक्शन में और क्या कुछ हुआ कार्ड्स के अलावा, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की तरफ से जैसे ही फ़लस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया, इसके बाद इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर वो कट्टरपंथी बेन गुवेर उकसावे की शक्ल में अल-अक्सा मस्जिद पहुंच गया। दावा बोल दिया बंदे ने, और दावा भी कर दिया। 7 अक्टूबर से मारे डर के वहां नहीं गए थे। इजराइल के ध्रुव दक्षिणपंथी मंत्री कहलाते हैं ये, मतलब पूरा यूं समझ लीजिए कि साउथ विंग एक गूंद की तरह है, इतमार बेन गुवेर। इन्होंने आज यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद जो परिसर है उसका दौरा किया और ऐलान किया कि ये मस्जिद अल-अक्सा, जिसे टेंपल माउंट कहते हैं, वो सिर्फ इजराइल की स्टेट की, इजराइली स्टेट कहाँ थी 75 साल पहले। बेन गुवेर ने बाकायदा वहां से वीडियो बयान में ऐलान किया कि आज की मेरी यहाँ की विजिट अल-अक्सा कंपाउंड की सिर्फ एक जवाब है उन लोगों को जो एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री पैलेस्टीनियन स्टेट की बात करते हैं। कोई ऐसी फ़लस्तीनी स्टेट नहीं बनेगी, सिर्फ इजराइल रहेगा, उस बंदे ने ये कहा। उसने कहा फ़लस्तीनी स्टेट के बारे में एक बयान की भी इजाज़त नहीं देंगे। तुम हो कौन? दुनिया जानती तुम कब्जा करके रह रहे हो, कहाँ से फटियाल पिट के आए थे। बेन गुवेर ने एक वीडियो बयान में ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़लस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज
کر کے مانیتا دے کر ناروے، اسپین اور آئرلینڈ نخبہ یعنی کہ حماس کی ایک اسپیشل کمانڈو یونٹ ہے اس کے گرگو وہ کہتے ہیں، اور جو قتل کرنے والے لوگ ہیں انہیں انعام دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے۔ واہ، بڑھتے ہیں آگے۔ حماس نے دنیا کے سبھی ملک سے، سبھی کنٹریز سے فلسطینی اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، حماس کی طرف سے کہا گیا ہے، اسماعیل ہانیہ کی طرف سے بیان ہے کہ ہم اسلامی پرتیرودھ آندولن میں یعنی کہ ہم ریزسٹنس میں ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کی طرف سے فلسطینی اسٹیٹ کو مانیتا دینے کے جو اعلان ہوا ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم اپنی زمین پر اپنے حق اور حقوق قائم کرنے کے لیے اور یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانے کے لیے مانگ کرتے ہیں کہ ایک الگ فلسطینی اسٹیٹ جلد سے جلد بنے۔ ہم دنیا بھر کی تمام کنٹریز سے ہمارے جائز حقوق، ہمارے جائز نیشنل حقوق، ہمارے حق، ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہماری آزادی، ہماری بقا، ہماری حفاظت، ہم سب کے لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس سنگھرش میں ہماری مدد کریں، ہمارا سپورٹ کریں، اور ہماری جتنی جائز مانگیں ہیں ان کو دنیا کے سامنے رکھیں اور اسے منظور کروانے میں ہماری مدد کریں۔ اب بات ایران کے سابق یا یوں کہیں کہ شہید ہوئے صدر ابراہیم رئیسی صاحب کی۔ ان کی آخری رسومات میں لاکھوں کے حساب سے 10 لاکھ لوگ اکٹھا ہوئے اور دنیا بھر کی کئی ہستیاں پہنچی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی آخری رسومات میں حصہ لینے کے لیے بدھ کو آج تہران پہنچے اور یہاں پر انہوں نے خراج عقیدت پیش کی۔ وہیں سربین آفیشلز، نکارگوا کا اسپیشل انوائے کردستان کے صدر قیس سید نے شہید ہوئے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے جو ساتھی تھے جو ان کے ساتھ اس حادثے میں گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کی۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے پرائم منسٹر علی ازدوف، ترکی کے وائس پریزیڈنٹ، عمان کے اسپیشل انوائے اور جارڈن کے امبیسڈر نے ایران کے شہید صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ اب ذکر لیڈنگ سٹوری کا، لیکن یہ الگ سے ہم اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ڈال چکے ہیں، لہٰذا پوری وہاں دیکھیے گا، یہاں جھلکیاں بتا دیتا ہوں۔ دراصل ایک شک سبھی کو ہے کہ کیا ابراہیم رئیسی کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ سازش ہے۔ اس کو لے کر ان کے ساتھ جو پریزیڈنشیل چیف آف اسٹاف موجود تھے، 3 ہیلی کاپٹرز تھے، رئیسی صاحب کا ہیلی کاپٹر ملا کر صرف ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، 2 ہیلی کاپٹر بچ گئے، اس میں سے جو 3rd ہیلی کاپٹر تھا اس میں ان کے چیف آف اسٹاف بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آخری 30 سیکنڈ کی جو کہانی سنائی ہے اس میں کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ کیسے 3 سیکنڈ میں، محض 3 سیکنڈ میں ان کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا، اور جو آخری 30 سیکنڈ تھے وہ بہت کروشیل تھے، اس میں بہت کچھ ایسا ہوا جو ایک سازش کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ پریزیڈنشیل چیف آف اسٹاف ایران کے جو ہیں غلام حسین اسماعیلی ہیں، انہوں نے ایران کے جو سرکاری نیوز چینل ہے یا سرکاری براڈ کاسٹنگ ایجنسی ہے، اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ، ایرب کے نام سے آپ جسے جانتے ہیں، ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس 30 سیکنڈ کی بات انہوں نے 15 منٹ کی، لیکن جو آخری کے 30 سیکنڈ ہیں وہ اتنے بڑے ہیں ابراہیم رئیسی صاحب کے کہ انہوں نے اس میں بات کی۔ انہوں نے بتایا ظہر کی نماز کے بعد ہم تبریز کی طرف اڑے، موسم صاف تھا، موسم کے اعتبار سے کوئی فکر دقت جیسی بات نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی کوہرا نہیں تھا، تبھی ایک بادل کا ٹکڑا دکھتا ہے، ایک پیچ آف کلاؤڈز دکھتا ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ہم سے کہا گیا ہیلی کاپٹر بادل کے اوپر لے جاؤ، اور جس کیپٹن نے ہم سے کہا وہ ہمارا لیڈر تھا، وہی ابراہیم رئیسی صاحب کا ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا۔ پھر وہ بتاتے ہیں ایک فون ہم نے کیا، ملا رہے تھے، نہیں مل رہے تھے، پھر ایک کیپٹن کا فون ملا، وہ فون اٹھ گیا۔ وہ فون کس نے اٹھایا؟ وہ فون اٹھایا جمعہ کے تبریز کے جو امام تھے جمعہ مسجد کے، انہوں نے اٹھایا، اور انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا بتایا، کیا ہوا تھا، وہ بادل کہاں غائب ہو گیا۔ یہ سب ایک بڑی پیچیدہ کہانی ہے۔ میں نے آپ کو صرف اس لیے جھلک دی، بہت سے لوگ بہت سی سٹوریز نہیں دیکھتے، صرف دنیا بھر کی خبریں دیکھتے ہیں، تو میں انہیں بتاؤں کہ انہیں اور بھی ویڈیوز دیکھنے چاہیے جو بہت ڈیٹیل میں ہم بناتے ہیں۔ فی الحال
دنیا بھر کی خبروں کے آج کے اس بلیٹن میں اتنا ہی. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. وہ ایپیسوڈ ضرور جا کر دیکھیے, لاسٹ والا, جسٹ اس سے لاسٹ والا. آپ کو پوری بات چیت سننی چاہیے, اور بہت دھیان سے ایئر فون لگا کے پورا ترجمہ کیا ہے. آزاد بول انڈیا کو سپورٹ کرتے رہیے. آپ کی پیار, دعاؤں, ساتھ, سپورٹ سب کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں. سب چل رہا ہے کاروبار اس کی وجہ سے. ذریعہ کون ہے؟ ہم خبروں کا ذریعہ ہیں, اور آپ ہمارے خبریں دیتے رہنے کا ذریعہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.